हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रियलिस्ट मूवमेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में जानेंगे, फिर इस स्कूल के की फीचर्स के बारे में जानेंगे, देन हम अमेरिकन स्कूल ऑफ रियलिज्म के बारे में जानेंगे। डिफरेंट जो जूरिस्ट रहे हैं जिन्होंने अपना की कंट्रीब्यूशन दिया है रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन द एंड हम क्रिटिसिज्म जानेंगे इस स्कूल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रीवियस ईयर्स को सोल्ड मैनर में डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, 11 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 12th क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट ए डिटेल्ड एसे ऑफ रियलिस्ट मूवमेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। देखिए, हम एज ए होल रियलिस्ट मूवमेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में जानेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे अटेम्प्ट कर पाएँ और अच्छा स्कोर कर पाएँ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर आप किसी भी वीडियो के नोट्स नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट प्रीवियस नोट्स पर जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले रियलिस्ट स्कूल है क्या। देखिए हमने डिफरेंट स्कूल देखे। एनालिटिकल स्कूल देखा जो पॉजिटिव थे, जो कहते थे सिर्फ रूल बेस्ड होना चाहिए, जो रूल बन गया वही लो है। नेचुरल स्कूल वाले कहते थे कि जो मोरल वैल्यू के आधार पर है वही लो है। तो सोशोलॉजिकल स्कूल वाले कहते थे कि सोसाइटी के साथ इसे लिंक कर देखो और फिर देखो लो क्या है। लेकिन रियली स्कूल बिल्कुल हटकर था, उन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच दी। उन्होंने कहा जो मर्जी आप पढ़ लो, आप चाहे सोसाइटी के साथ लिंक करो, मोरालिटी के साथ लिंक करो, चाहे लो को एज इट इज पढ़ो, चाहे लो व्हाट ओट टू बी वो पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होने वाला है कोर्ट में, जुडिशरी में, वही लो है। उनका ये मानना था, यानी कि वो सबको भूल कर कह रहे हैं। देखिए, ये जनरली हमारे साथ भी होता है कि हम भी देखते हैं एज ए एडवोकेट। आपने भी महसूस किया होगा कि अगर जो एक पर्टिकुलर केस है, आप चाहेंगे कि ये वाला जज ही, इस जज के सामने ही मैं आऊँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस जज के सामने कैसे बात को अपनी रखना है, इसके इंटरेस्ट क्या हैं, ये कहाँ पर इंक्लाइंड है, कहाँ पर नहीं है। तो इसी तरह से ये काफ़ी लोग करते भी हैं कि अगर उनके फेवरेट जज के सामने आ गया तो उन्हें होता है कि जी आज तो मैं केस जीत के ही आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकली होती हैं, और इसी को हाईलाइट करता है रियली स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये क्या करता है, ये अंडरस्टैंड करता है लॉ को इन अ प्रैक्टिकली मैनर, और एम्फेसाइज करता है जजिस के रोल को। यानी कि ये कहता है कि जजिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जजिस के पर्सनल एक्सपीरियंस, उनकी सोशल इन्फ्लुएंस, बाइसनेस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से डिसीजन आने वाला है पर्टिकुलर केस में। और लॉ भी वही है जो जजेस बनाते हैं। देखिए, इनका कहना है कि आप लोग मतलब जो जितने मर्जीज लो हम देख लें, आप भी ये चीज़ नोटिस करते होंगे कि एक पर्टिकुलर केस में अगर आप देखेंगे कि मोटा मोटा ऊपर से देखने में सिमिलर केस लगते हैं, लेकिन दो जजेस अगर साथ में बैठे तो वो दोनों के ओपिनियन भी डिफरेंट होते हैं। कई बार तो जजेस के हम देखते भी है कि 3:2 से जजमेंट पास हुई, यानी कि सेम कंडीशन में सेम फैक्ट्स पर भी जजेस जो है बायस, यानी कि उनका ओपिनियन जो है डिफरेंट हो सकता है। तो यही कहता है रियली स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ये क्या है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ पर कंसंट्रेट करता है और एक्चुअल वर्किंग पर जो कोर्ट में होती है उस पर कंसंट्रेट करता है, और कहता है कि जो लॉ है वो वही है जो एक्चुअल वर्क कर रहा है। ठीक है, रियली स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है वो कॉम्बिनेशन है एनालिटिकल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का। एनालिटिकल क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो ये क्या है कि लॉ को एज इट इज पढ़ता है, जैसे जजिस के सामने रूल्स बताए जाते हैं, फिर सोसाइटी के साथ लिंक करके इसे शो किया जाता है कि क्या इसके रिपरकशंस होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या करता है, एम करता है जो एक्चुअल वर्किंग है लॉ की उस पर कंसंट्रेट करता है और रिजेक्ट करता है ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ लॉस। अब इसके की फीचर्स क्या हैं? ये स्टडीज लॉ इन एक्शन, यानी कि रियली स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हम क्या स्टडी करते हैं, लॉज को एज ए एक्शन, यानी कि किस तरह से ये फंक्शन कर रहा है इन रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, ये मिथ ऑफ ऑब्जेक्टिविटी को रिजेक्ट करता है। क्या है ये मिथ ऑफ ऑब्जेक्टिविटी? देखिए, ये कहता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रूल के ऊपर अगर कोई इंसिडेंट होता है और आप केस फाइल करते हैं तो हमेशा ही वही सेम डिसीजन आएगा, ये इस मिथ को रिजेक्ट करता है।
वो कहता है कि लॉ बहुत सब्जेक्टिव है, फैक्ट्स के साथ इसे देखा जाता है, रियल टाइम सिचुएशन के साथ देखा जाता है, पब्लिक ओपिनियन का भी मैटर करता है, बहुत सारी चीज़ें लिंक होती हैं। तो अगर आप ऐसे ऑब्जेक्टिविटी के रूप में देख रहे हैं लॉ को, ये आपका मिथ है। लॉज जो है इवॉल्व होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, और डिसीजन भी इसी तरह से जजेस देते रहते हैं। ठीक है, ये जो रियलिस्ट स्कूल है ये स्टडी करता है लॉ को एज ए जुडिशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में। वो यही कहता है कि जो जुडिशरी एज ए किस तरह से डिसीजन दे रही है उस तरह से लॉ को अप्रोच किया जाए, जैसा हमने डिस्कस किया। ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच है। प्रैक्टिकली कैसे बिहेव हो रहा है लॉ, ये उस पर कंसंट्रेट करता है। ठीक है, लॉज के इफेक्ट पर कंसंट्रेट करता है। और ये लॉ क्या है, एज ए गुड रीजन फॉर ए बैड मैन, यानी कि इसमें क्या कहा जाता है कि बैड मैन कौन है, जो कल्प्रिट हैं, जो जिसने कोई क्रिमिनल लगा लीजिए, जो यानी कि जिसने कोई गलत काम किया है, वो बैडमैन यहाँ ट्रीट किया जा रहा है। और एक ये क्या कह रहे हैं कि लॉ को कंसीडर किया जाता है एज ए गुड रीजन फॉर बैडमैन, यानी कि बैडमैन के लिए लॉ क्या है, वो यही देखता है कि यार अगर केस चला गया कोर्ट में तो उसका क्या नुकसान होगा, वो इस तरह से लॉ को देखता है। और यही रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में बताया गया है। आई होप अभी तक आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या है रियलिस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब आते हैं अमेरिकन रियलिज्म में। अमेरिकन रियलिज्म जो मेन फोकस करता है वो रिफॉर्म पर फोकस करता है, वो लॉ में रिफॉर्म चाहता है। ठीक है, अब अमेरिकन रियलिज्म में क्या हुआ था, वो स्टडी करना चाहते हैं लॉ को एज इट इज़ एंड नॉट एज लॉ ought टू बी, यानी कि जो पॉजिटिव्स में हमने बताया कि ये मिलता है, ये दो स्कूल से मिलके बना है, एनालिटिकल एंड सोशोलॉजिकल। तो इसमें एक एस्पेक्ट्स को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, जो सोशोलॉजिकल फैक्टर्स है उन पर भी होता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इस स्कूल में क्या है, जो कंसंट्रेशन है रोल ऑफ जजेस पर, ये बहुत ज़्यादा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है जजेस के रोल का इन लॉ, यानी कि ये कहते हैं कि जो लॉ है वो क्या है, जो जजेस डिसाइड करते हैं अपनी जजमेंट में। वो कहते हैं कि आप जो मर्जी रूल बुक पढ़ लीजिए, जो जज ने डिसाइड कर दिया वही लॉ है अमेरिकन रियलिज्म में, यानी कि प्रैक्टिकली ये बताते हैं। और होता भी ज़्यादातर यही है। अगर आप देखेंगे कि रूल में देखिए कई बार क्या होता है, एम्बिग्यूटी होती है, तो फिर उसे सोल्व कौन करता है, जजेस करते हैं। जो जज ने कह दिया वही माना जाता है। ठीक है, ये स्टडीज करता है ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व इन लॉ। पहले तो ये कहता है कि जज ने जो डिसाइड किया वही लॉ है, और जो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं अमेरिकन रियलिज्म में वो भी स्टडी किए जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट ज्यूरीज जो रहे हैं अमेरिकन रियलिज्म में, हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रे के ऊपर आते हैं, जिन्हें मेंटल फादर्स ऑफ रियलिस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। ग्रे ने क्या कंसीडर किया, उन्होंने क्या किया, कंसीडर जुडिशरी को किया टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, यानी कि उनके अकॉर्डिंग लेजिस्लेचर एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, जुडिशरी सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है, क्योंकि वो इंटरप्रेट कर रही है और उनका मानना जो है वो सबसे ज़्यादा जाता है। वो कहते हैं कि अगर आपने कोई लेजिस्लेचर कोई कानून बना दिया, वो बुक्स में ही रहेगा, जब तक जुडिशरी उसे इंटरप्रेट नहीं करेगी तब तक वो उसकी शक्ल नहीं लेगा, यानी कि ट्रू मीनिंग जो है वो जुडिशरी से निकल कर आ रहा है। वो क्या कहते हैं कि ये क्रूशियल रोल प्ले करता है बाय नॉन लॉजिकल फैक्टर्स। वो कहते हैं जब जुडिशियल मतलब कोर्ट्स में कोई भी केस जाता है, जो नॉन लॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। कैसे, अब मान लीजिए कोई पर्सनैलिटी है, कोई प्रेजुडिस है जजेस की, कोई उनका सोशल इंक्लिनेशन है, कोई पर्सनल बायस है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ग्रे ने ये पहली बार बात सबके सामने रखी। ये देखने में आपको भी लग रहा होगा कि यार ये क्या प्रिंसिपल से हट के बातें हैं, हमारे प्रिंसिपल्स ऐसी चीज़ें नहीं बताते, बुक्स में कभी भी ये चीज़ें नहीं लिखी जाती। लेकिन ग्रे ने बोला कि ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, नॉन लॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उनके ऊपर भी बेस्ड रहता है कोई भी डिसीज़न। ठीक है, नेक्स्ट है होम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिन्होंने बैडमैन थ्योरी भी दी थी, जो हमने डिस्कस भी किया था, ओवरव्यू हमने डिस्कस किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि जो लॉ है क्रिमिनल पर्सपेक्टिव से सोच के देखिए एक बार। वो कहता है बैडमैन कौन है, जो एक क्रिमिनल है, जिसने कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया है। वो कह रहे हैं कि वो जो बैडमैन है वो क्या कहता है कि वो यही सोचता है, वही प्रिडिक्ट करता है कि उसे क्या सज़ा मिलेगी अगर कोई डिसीज़न आता है, अगर कोई केस कोर्ट में चला जाता है, लॉ उस पर क्या एक्शन लेगी। वो सच प्रेडिक्शंस ही लॉ है जस्टिस होम्स के
द्वारा। वो कहते हैं लॉ इज नथिंग बट द प्रेडिक्शन बाय ए बैडमैन, और ये बैडमैन थ्योरी भी उन्होंने, इसी थ्योरी को बैडमैन थ्योरी कहा जाता है। बैडमैन मतलब वो जिसने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है, गलत काम किया है, उसके पर्सपेक्टिव से जो प्रेडिक्शन निकाला जाता है लॉ का, लॉ वही है। वो कहते हैं प्रैक्टिकली सोचिए, पहली बात तो लॉ की नॉलेज सबको होती नहीं है। लॉ सब बुक्स जो है लॉयर्स और एडवोकेट्स ही पढ़ते रहते हैं। वो जो क्रिमिनल है वो किस तरह से ले रहा है लॉ को, आप उस तरह से सोचिए, और वही एक्चुअल में फैलाया जाता है सोसाइटी में, वही लॉ है, वही उसी के द्वारा अगर वो स्ट्रिक्ट होगा, उसके मन में होगा कि डर होगा कि यार अगर मैंने ये पर्टिकुलर एक्ट कर दिया तो मुझे ये सज़ा मिलेगी, तो वो पर्टिकुलर एक्ट में भी ना करे। वो उसी तरह से देखता है। अगर लीनियंसी बरतेंगे कोर्ट्स तो वो देखेगा कि यार सज़ा वज़ा तो होती नहीं, तो इसका कोई रिपरकशंस नहीं है, तो वो मानता है कि ये लॉ ही नहीं है, चाहे वो बुक्स में उसकी सज़ा के प्रावधान हो, लेकिन नहीं माना जाता। ये होम्स कहते हैं। ठीक है, फ्रैंक के ऊपर आते हैं। उन्होंने दो ग्रुप में बांटा रियलिस्ट को। पहला ग्रुप जो लीगल रूल्स पर जो देखिए, फ्रैंक ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी दो चीज़ों पे बेस्ड होती है जो भी डिसीजन मेकिंग आते हैं, एक होता है फैक्ट्स, एक होता है रूल। ठीक है, रूल्स यानी कि जो हमारी बुक्स हैं, हमारी लॉज हैं, जो सब कुछ लिखा हुआ है कि इसमें इतनी सज़ा मिलेगी, इस पर्टिकुलर ऑफेंस में इतनी सज़ा मिलेगी। दूसरा डिपेंड करता है कि उस केस के फैक्ट्स क्या हैं। जब आप लीगल रूल और फैक्ट्स को कंबाइन कर देंगे, उसके हिसाब से जो है वो जुडिशरी डिसीजन देती है। वो कहते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आप रूल और फैक्ट को कंबाइन करेंगे तो हमेशा ही एक ही डिसीजन आए। उन्होंने कहा कि अलग अलग भी आ सकते हैं डिसीजन, शुड नॉट बी स्ट्रिक्टली अडेयर टू द प्रेसिडेंट्स एंड कोडिफाइड लॉज। और वो कहते हैं कि जो लॉयर हैं उनको पर्टिकुलर प्रेसिडेंट्स पर, जो कोडिफिकेशन है लॉ पर, उन पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि आप बिल्कुल ओवर एम्फेसाइज मत करो इन चीज़ों की कि पास्ट में ये डिसीजन हुआ था तो इस केस में भी ये डिसीजन हो। वो कहते हैं कि आप ये पर्टिकुलर फैक्ट्स पर जाइए, लीगल रूल पर जाइए, दोनों को कंबाइन कीजिए, फिर देखिए कि क्या सेंस निकल रही है। उन्होंने कहा था कि ये जो है पर्टिकुलर चीज़ अगर हम ओवर एम्फेसाइज कर रहे हैं कोडिफिकेशन पर, प्रेसिडेंट्स पर, तो ये हार्मफुल है, डेंजरस है। अब आते हैं लेवलिन के ऊपर। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने लॉ को एज ए इंस्टीट्यूशन माना था और कहा था कि लॉ इज़ एन एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी। इन्होंने कहा कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने लॉ जॉब्स का कंसेप्ट दिया था। बेसिकली उन्होंने कहा था कि लॉ के दो जॉब्स हैं, पहला टू फैसिलिटेट ग्रुप सर्वाइवल और दूसरा एंगेज इन ए क्वेस्ट फॉर जस्टिस, एफिशिएंसी एंड रिचर लाइफ। उन्होंने क्राफ्ट का भी कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा जो एडवोकेट्स हैं वो एक क्राफ्ट की तरह हैं जो जस्टिस वगैरह दिलाते हैं, और लॉ के मेनली ये जॉब्स हैं, ऐसा इनका मानना था। अब आते हैं क्रिटिसिज्म के ऊपर। अभी तक हमने रियलिज्म के बारे में जाना, जो इम्पोर्टेंट जूरिस्ट हैं उनके बारे में जाना। अब जानते हैं कि क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है इस पर्टिकुलर स्कूल को, रियलिस्ट स्कूल को। देखिए, सबसे पहले इन्होंने रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन किया, यानी कि हम आज तक पढ़ते आए कि रूल ऑफ लॉ होता है, आर्बिट्रेरीनेस नहीं होती, पर्टिकुलर जो जजेस अपने आप से डिसीजन नहीं दे सकते, वो भी बाउंड होते हैं, उन्हें ये करना होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि जो हमारे प्रिंसिपल्स थे उनको सबको क्या कर दिया, उनको एक तरह से निकार ही दिया। उन्होंने कहा कि प्रैग्मेटिज्म इन्होंने करा एट द कॉस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कि जो प्रिंसिपल्स रहे हैं हमारे उनको तो अनदेखा कर दिया। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल अप्रोच बता दी, यानी कि इन शॉर्ट इन्होंने रियलिटी बता दी होता क्या है, लेकिन बुक्स में ऐसा नहीं बताया गया था आज तक। ठीक है, और जो मेन क्रिटिसिज्म इनको एक और चीज़ से किया जाता है, इन्होंने नेग्लेक्ट किया लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स को। इन्होंने जुडिशरी पर ओवर एम्फेसाइज किया। जुडिशरी के ऊपर ही आप देखेंगे कि जो रियलिज्म स्कूल है वो घूम रहा है। वहाँ पर लेजिस्लेचर को भी कह रहे हैं कि उनकी कोई मान्यता नहीं है, उसने बेशक कोई रूल बना भी दिया तो कोई बात नहीं, जुडिशरी ही डिसाइड करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेजिस्लेचर पर भी डिपेंड करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स पर भी ये डिपेंड करता है। और ओवर एम्फेसिस ऑन जुडिशियल बिहेवियर, जैसा हमने डिस्कस किया, ओवर एम्फेसाइज कर दिया जुडिशरी पर, सब कुछ ही उन्होंने उन पर कंसंट्रेट कर दिया। ठीक है, ये था हमारा रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, रियलिज्म मूवमेंट भी कहते हैं हम इसे। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।